चलिए, तो स्वागत है आप लोगों का मैग्नेटिक्स के आज तीसरे लेक्चर में। और आज हम लोग पिछले क्लास में स्ट्रेट वायर पे हम लोग कुछ सवाल किए थे। आज हम लोग कुछ और सवाल करेंगे स्ट्रेट वायर के ऊपर, ठीक है। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक बहुत लंबा सा वायर है, और जब भी लंबा सा वायर कहे आप उसको क्या समझेंगे? एक इनफाइनाइट वायर। एक इनफाइनाइट वायर है जो कि कैरी कर रहा है करंट स्मॉल वायर। तो पहले हम लोग उसका एक डायग्राम बना लें। इसका हम लोग डायग्राम बना लें कि एक देखिए इस तरह से करंट कैरिंग वायर है, बहुत लंबा सा है, और इसमें स्मॉल आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इससे रिलेटेड बातें हम लोग याद करेंगे कि अच्छा ये थंब ऐसे ले जाएंगे, कर्ल इधर की तरफ होगा, मतलब इस सारे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगा। और कितना होगा? तो अगर यहाँ से d डिस्टेंस पे बात करें, यहाँ से अगर d डिस्टेंस पे कोई पॉइंट को कंसिडर करें, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जानते हैं क्रॉस में होगा। और ये कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? बोलो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। इनफाइनाइट वायर के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, अगर डिस्टेंस r है तो। और वो r इस पॉइंट का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये हम लोग पहले पिछले क्लास में चर्चा किए थे। अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट B1 be the magnetic field at a point P at a distance d from the wire। ठीक है, बहुत लंबा सवाल आपको दिख रहा होगा, लेकिन पहले 3 लाइन में तो बस यही कहना चाह रहा है कि ये जो वायर है इसके वजह से d डिस्टेंस पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप याद किए हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखिए? B1 लिखिए। ठीक, इधर का तो कोई संदर्भ बनता नहीं है, तो बहुत आसान सा बात था। आगे चलते हैं। कंसीडर, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसीडर अ सेक्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ L। अब इस पूरे वायर का एक सेक्शन आपको कंसीडर करने कह रहा है जिसका लेंथ L है, ऑफ दिस वायर, सच दैट, सेक्शन कैसा लेना है? सच दैट द पॉइंट P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेक्शन। मतलब ये जो वायर है इसमें आप एक सेक्शन लीजिए, कुछ ऐसा सच दैट कि ये जो लेंथ हो L, इस सेक्शन का ये जो लेंथ हो L, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट है। मतलब ये लेंथ यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ, ये लेंथ, और ये वाली लेंथ यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक वाली लेंथ क्या हो? बराबर, ताकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट। तो इस डायग्राम को हम लोग फिर से यहां बनाते हैं। इस सेक्शन को हम लोग यहां फिर से दिखा लेते हैं कि ये वो सेक्शन है, जिसका लेंथ L इसने कहा है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट P, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। हम लोग ये भी जानते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन, ये तो फाइनाइट वायर हो गया, और इस फाइनाइट वायर के वजह से ये जो फाइनाइट वायर है इसमें करंट I है, इसके वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना और किधर होगा? फाइनाइट वायर का फार्मूला हम लोग पढ़े थे। इसकी वजह से थंब ले गए, कर लो अंदर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगा। और हम लोग देखे थे कि अगर ये दोनों एंड को मिला दीजिए आप, एक इस एंड को दूसरा इस एंड को, तो ये वाला एंगल θ1 कहलाता है, ये वाला एंगल θ2 कहलाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट I बाय 4 पाई R, 4 पाई D, डिस्टेंस यहाँ D है, इनटू साइन θ1 प्लस। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, θ1 और θ2 बराबर होगा थीटा के। इसीलिए ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, P = म्यू नॉट I बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा हो जाएगा, उससे कट जाएगा, तो 2 पाई D इंटू साइन थीटा, म्यू नॉट I बाय 2 पाई D इंटू साइन थीटा। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, म्यू नॉट I बाय 2 पाई D, क्योंकि थीटा दिया हुआ नहीं है तो हम लोग थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं। ये वाला जो लेंथ है, देखिए इतना पार्ट जो है ये लेंथ हो जाएगा L बाय 2, ये लेंथ कितना हो जाएगा? और ये लेंथ D है, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये लेंथ कितना हो जाएगा? अंडर रूट L² बाय 4 प्लस D
डी स्क्वायर, और ये थीटा है, तो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास है l/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, तो हाइपोटेन्यूज का इसको सॉल्व कर लें तो अंडर रूट l स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, उसका रूट तो हो जाएगा 2। ये दोनों 2 2 कट जाएगा, नीचे वाला भी नीचे लिखेंगे जब तो हम लोग इसको काट देते हैं, ये l/2 है ना, उसको सिर्फ l लिखते रहे, सिर्फ क्या लिखते रहे हैं l, वो बाय 2 था, इसका भी बाय 2 था, तो कट जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। अभी लोग सवाल पढ़े नहीं है, लेकिन इस सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, ये जानते हैं लोग। सवाल आगे पढ़ते हैं। तो क्या सवाल आगे लिख रहा है कि लेट B2 be the magnetic field at this point due to this section only। सिर्फ इस सेक्शन के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या नाम दे दिया है? B2। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को क्वेश्चन ने B2 लिखा है। देखिए जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल ये क्वेश्चन करना चाह रहा है, ये दोनों बात B1 B2 लिख दिया। तो यहां तक तो हम लोग जानते ही हैं, खाली वो भूमिका बना रहा है कहानी का। अब क्वेश्चन आगे लिखता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ d by l, आपको d by l की वैल्यू बतानी है सच दैट B2 differs from B1 by 1%, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1% का हो। सबसे पहले तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और B2, इसमें कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। तो समझिएगा जरा ध्यान से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B, इसका फॉर्मूला है μ0I/4πd इनटू sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। और आप जानते हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ेंगे ये sin का वैल्यू बढ़ेगा, और क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, और sin का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है 90 डिग्री पे, जो कि इसके लिए हो चुका है। मतलब ये जो B1 है वो सबसे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर जब ये इनफाइनाइट वायर होगा तभी ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा इस वायर की वजह से। इसका छोटा सेक्शन लेते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम ही मिलेगा। मतलब ये B1 बड़ा है और ये B2 छोटा है। तो कितना प्रतिशत स्मॉल है? स्मॉल है। कितना प्रतिशत? 1% स्मॉल। डिफरेंस 1% का है, मतलब डिफरेंस का मतलब स्मॉल है ये, क्योंकि ये छोटा है B2। बोलिए अब कोई चीज के परसेंटेज को कैसे लिखते हैं? तो इसका डिफरेंस, ये डिफरेंस कितने का है? 1%। तो डिफरेंस लिखेंगे पहले, तो हम लोग डिफरेंस लिखते हैं, पहले हम लोग डिफरेंस लिख लेते हैं। हम लोग कहेंगे डिफरेंस क्या लिखेंगे हम लोग? B1 माइनस B2, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ये हो गया डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल दैट इज B1 इनटू 100, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करें हम लोग, इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आप इस B1 को उधर भेज दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 100 B1 माइनस 100 B2 इज इक्वल्स टू B1। ये 100 मल्टीप्लाई कर दिए दोनों से, B1 इधर चला गया, ये B1 इधर आ गया, तो ये हो गया 99 B1 इज इक्वल्स टू 100 B2। ऐसा रिलेशन हमें मिला। तो चलिए इस रिलेशन का यूज कर लेते हैं हम लोग। 99 B1 तो पता है μ0I/2πd इज इक्वल्स टू 100 B2, 100 इंटू μ0I/2πd इंटू L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा 4D स्क्वायर। तो कुछ कटेगा, क्या कटेगा? ये μ0I/2πd, ये कट गया ना। इस वाले टर्म को इधर भेज दीजिए, तो क्या लिखेंगे? 99 इंटू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100L। ठीक है, स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, तो 99 का स्क्वायर होता है 9801 इंटू L स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 L स्क्वायर। ये 9801 L स्क्वायर प्लस 9801 इंटू
4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 10,000 होगा, सॉरी 10,000 L स्क्वायर। ठीक है, ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा लिख रहे हैं अब हम एक स्टेप थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। ये वाला उधर जाके माइनस होगा ना, तो 10,000 L स्क्वायर माइनस 9801 L स्क्वायर 199 L स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा? तो हम लोग इस वाले टर्म को भी उधर ही भेज देते हैं, तो इधर बचेगा हम लोग का d स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर क्या बचा था 199 बाय 4 इंटू 9801, ठीक है, और ये L स्क्वायर, तो उसको भी हम लोग इधर भेज देते हैं। ठीक है, अब हमें बस एक लाइन करना है और कैलकुलेशन, एक लाइन थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना है, और वो है कि इस d बाय L का क्या वैल्यू होगा। तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो निकल जाएगा, तो देयरफॉर d बाय L क्या हो जाएगा 199 का रूट, तो 196 का 14 होता है, तो लगभग 14 के पास ही होगा। बोलिए, बाय 4 का रूट हो गया 2 और 9801 का 99। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करिएगा तो 14 7 जा 98 होता है, 14 7 जा ये दो ना, तो ये आएगा 1/14, ऊपर 1 बचा, नीचे 7 दूनी 14, 1/14, मतलब लगभग ये 0.07 के बराबर आएगा, 0.07 के। तो ये पहला सवाल हम लोग किए, यही हम लोग से पूछा था, बताइए d बाय L का क्या वैल्यू होगा इस क्वेश्चन में। एक सवाल हम लोग और करते हैं, कुछ इसी तरह का है, कंसीडर अ स्ट्रेट पीस ऑफ लेंथ x। अब आपको एक स्ट्रेट वायर कंसीडर करना है, इसका लेंथ कितना है x है, मतलब ये फाइनाइट वायर है, कैरिंग अ करंट I। तुम लोग एक वायर बना लिए, इसका लेंथ x है, I है, और एक पॉइंट P है जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, और उसका डिस्टेंस कितना है d फ्रॉम इट्स मिडिल पॉइंट, इसके मिडिल से ये d डिस्टेंस पर है। तो पहले इतना बात जो है, इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बना लें कि देखिए ये एक वायर है, इसमें करंट I है, इसका लेंथ x है, इसका लेंथ कितना है x, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे एक पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस ये d है। हम लोग जानते हैं थंब लेके टैप टैप अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा म्यू नॉट I बाय, अभी हम लोग डिराइव कर लिए थे 2 पाई d इंटू L, जो कि यहाँ x है इसकी जगह, बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, अभी यूज किए थे ना, वही वाला चीज वापस से लिख दिए हम। ये जो फॉर्मूला यहाँ हम लोग डिराइव किए थे, ये देखिए म्यू नॉट I बाय 2 पाई d L बाय अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, यहाँ L था उधर x हो गया था, तो हम लोग इस चीज को यूज कर ले रहे हैं। अब कह रहा है कि सो दैट, ऐसा प्रूव करिए, सो दैट फॉर d ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन इक्वल टू x, d की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो x के कंपैरिजन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैरी करेगा 1/d स्क्वायर के साथ। क्या मतलब इसका? तो अगर इस एक्सप्रेशन में पहला कंडीशन हम लोग क्या लेने कहा है कि d बहुत ज्यादा है x से, फॉर d वेरी वेरी लार्जर देन x, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। d बहुत छोटा है, सॉरी d बहुत बड़ा है, तो x बहुत, और इस छोटे से नंबर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं कब? जब वो किसी बड़े वाले नंबर के साथ प्लस या माइनस में। तो ढूंढिए x कहां प्लस में है, देखिए ये जो x स्क्वायर है, ऑलरेडी x बहुत छोटा है, तो x स्क्वायर और बहुत छोटा होगा इस बड़े से 4d स्क्वायर के कंपैरिजन में। इस वाले x को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में नेग्लेक्ट नहीं होता, तो ये वाला x स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जैसे ये नेग्लेक्ट करेंगे तो b कितना मिलेगा हम लोग को म्यू नॉट I x अपॉन 2 पाई d इंटू ये x स्क्वायर नेग्लिजिबल हो गया 4d स्क्वायर का रूट 2t। तो आप देख सकते हैं b इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, नीचे में d स्क्वायर। और दूसरा केस कह रहा है प्रूफ करिए कि फॉर x वेरी वेरी ग्रेटर देन d, अगर x बहुत ज्यादा हो d से, तो फिर से ये वाला d नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लाई में है, लेकिन अगर x बहुत ज्यादा है तो इस बार ये x नेग्लेक्ट नहीं होगा, d बहुत छोटा है तो ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये 4d स्क्वायर नेग्लिजिबल हो गया।
और बचेगा एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, तो इस बार b क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई d, मतलब इस बार b 1 बाय d के साथ वेरी कर रहा है। वेरिएशन d के साथ ही बताना है, लेकिन x और d के अलग अलग वैल्यूज के। तो ये तो बहुत बुतरू वाला सवाल था, आसान सा सवाल। अगला सवाल आपको दिया गया है कि ये एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ a है और यहां से एक करंट आया, I करंट लेकर के यहां पहुंचा। अब देखिए ये जो स्क्वायर वायर है, दोनों वायर इस पॉइंट पे करंट पहुंचा, उसको दो वायर मिले, एक इधर की तरफ रास्ता मिला, दूसरा इधर की तरफ रास्ता मिला, और इस सिचुएशन में दोनों रास्ता क्या है, आइडेंटिकल है, जैसा इधर रास्ता है वैसा ही इधर रास्ता है। तो इधर करंट, क्वेश्चन में ऐसा ही था ना, ये मैंने एचसी वर्मा से सवाल उठाया है, दोनों रास्ते आइडेंटिकल हैं कि कुछ अलग दिया हुआ है, नहीं दोनों रास्ता आइडेंटिकल है। इधर करंट चला गया I/2, इधर भी चला जाएगा कितना I/2, इधर भी चला गया I/2, ये I/2 इस बार में जाएगा, इस बार में जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, ये I/2 इस बार में जाएगा, इस बार में जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, दोनों बाहर निकल जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, अगर ये पॉइंट यहां ना होके, अभी ये पॉइंट बहुत अजीब डिस्टेंस पे है, यहां से a/4 पे है, अगर ये सेंटर पे होता, मतलब a/2 पे सेंटर पे होता, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता। अगर किसी लूप में करंट इन भी करे और आउट भी हो, और वो कोई सिमेट्रिकल प्लेनर लूप हो और वो पॉइंट उसके सेंटर पे हो, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। इस बात को हम लोग पहले समझ लेते हैं, इस बात को बहुत बार यूज किया करेंगे। तो इस बार मैं एक सिचुएशन दिखा रहा हूं, देखिए ये एक स्क्वायर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और इस बार करंट यहां से देखिए इस तरह से इन किया और यहां से बाहर निकल गया। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये पॉइंट P, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्यों 0 होगा? मान लीजिए करंट यहां से स्मॉल I आया, यहां से स्मॉल I आया, तो ये आधा इधर चला जाएगा I/2, आधा इधर चला जाएगा I/2, क्योंकि ये दोनों पाथ आइडेंटिकल है। अब ये वाले पार्ट के वजह से, ये वाले करंट के वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? तो आप अपना राइट हैंड के कर्ल को ऐसे हमने बताया था, ऐसे कर लीजिए, इधर जा रहा है करंट तो थंब को ले गए, ये पॉइंट ऊपर है मतलब पाम आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो देखिए ये इधर की तरफ, मतलब इस पॉइंट P पे इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड में होगा, इसके वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड में होगा, डॉट में होगा। ठीक है, कैसे गए, यहां पहुंचे, यही करंट I/2 यहां पहुंचा, इसके वजह से यहां लिखना है, एक थंब ले गए, टैप टैप अंदर, मतलब इसकी वजह से इधर साइड तो क्रॉस में होगा, अंदर की तरफ होगा, लेकिन इधर साइड पूछे तो देखिए बाहर, तो इसके वजह से भी डॉट में, इसके वजह से भी डॉट में, और सब चीजें सेम है। ये फाइनाइट वायर है, ये एक पॉइंट है, इसके दो एंड होंगे। अब अगर पूछे सर वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो वैल्यू भी निकाला जा सकता है बहुत आसानी से, कोई बहुत कठिनाई की बात नहीं है इन वैल्यूज को निकालना। यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया a/2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा रेफरेंस लाइन हो गया, जिसका इस वाले एंगल से हो गया 45 डिग्री, स्क्वायर में होता है, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और इसके कारण आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड B1 कह रहे हैं, इसको हम 1 सेक्शन कह रहे हैं। B1 कितना लिखेंगे, म्यू नॉट I/2 अपॉन 4 पाई r, r के लिए कितना है a/2, ठीक है, इनटू sin θ1 sin 45 1/√2 प्लस sin θ2 1/√2, ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डॉट में, इसकी वजह से किधर होगा डॉट में, इसकी वजह से भी डॉट में। अब इधर वाले की वजह से चलिए, ये थंब ले गए, किसमें होगा क्रॉस में, इधर की वजह से भी क्रॉस में, बिल्कुल उतना ही, दो इन दोनों की वजह से डॉट में था, इन दोनों की वजह से क्रॉस में हो गया, और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया इस केस में B नेट क्या हो गया। लेकिन सवाल जो हमने पूछा है वो इस केस के लिए पूछा है, इस केस में 0 नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट सेंटर पे नहीं है। एक पॉइंट और इंटरेस्टिंग सब लोग बात करेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि करंट यहां से इन करे यहां से बाहर निकले तो ही मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। आपको भी लग रहा हो कि सर सिमेट्रिकल था, तो इधर से भी करंट और इधर से करंट इक्वल गया तो 0 हो गया।
अगर करंट यहां से इन करके यहां से निकले तो भी किसी प्लेनर लूप के सेंटर पे करंट जीरो होता है, अगर उस लूप में करंट इन भी करे और आउट भी। घूम रहा है तब नहीं, घूम रहा है तो सबके पास मतलब यहाँ पे क्या है, करंट इन भी कर रहा है और आउट भी हो रहा है। अगर क्वेश्चन सिर्फ ऐसा करे कि ये करंट घूम रहा है ऐसे ऐसे तब नहीं, करंट अगर घूम रहा है तब तो भाई इसके वजह से भी इधर होगा, इसके वजह से भी उधर ही होगा, ऐसे अगर आ जाए तो फिर इधर ही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा साई की वजह से डायरेक्शन। इन भी कर रहा और आउट भी करो, तो कहीं से भी इन करे कहीं से भी आउट करो, अगर वो सिमेट्रिकल सर्किट है, सिमेट्रिकल वायर है, लूप है, सिमेट्रिकल मतलब से स्क्वायर हो, कोई पॉलीगन हो, सर्कल हो, ऐसा कुछ, और वो प्लेनर है मतलब एक ही प्लेन में है, ठीक है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। इसको हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं। ये देखिए एक बार फिर से मैं ये स्क्वायर बना रहा हूं, ये देखिए स्क्वायर है, और इस बार करंट मान लीजिए यहां से इन कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है, और ये सेंटर पे हम लोग बात करते हैं, ये सेंटर पे बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, करंट जब यहां पहुंचा तो इसके पास दो अलग अलग रास्ते हैं, इधर वाला रास्ता अलग है, इधर वाले में 3 लेंथ को क्रॉस करके जाएगा, इधर वाले में एक ही लेंथ को क्रॉस करके चला जाएगा। इस बार करंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन हम लोग कह सकते हैं अगर इस पॉइंट का नाम A दे दें और इस पॉइंट का नाम B दे दें, तो इस A और B के बीच, इस A और B के बीच एक ये रजिस्टर कनेक्टेड, वायर एक रजिस्टर कैसा बिहेव करेगा, जिसका रेजिस्टेंस हम लोग R कहेंगे, जिसका रेजिस्टेंस कितना है R। इसी A और B के बीच ये भी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस इससे तिगुना होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है उसका फार्मूला होता है रो L बाय A, और अगर रो और A बराबर हो, मतलब उस पे सबका सेम हो, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई फर्क नहीं है, दोनों के मटेरियल में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लेंथ का फर्क है। इधर लेंथ R है, मतलब सॉरी A है, और इधर लेंथ 3A है, इसलिए इधर वाले सेक्शन का लेंथ रेजिस्टेंस 3R होगा, और इस वजह से इस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो अगर करंट यहां से स्मॉल I चला तो इस वाले में कितना जाएगा, ये हम लोग सीखे हैं, दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो टोटल करंट I इनटू इसका रेजिस्टेंस नहीं, इसके सामने वाले का रेजिस्टेंस R बाय टोटल रेजिस्टेंस 3R प्लस R 4R, ये होगा I बाय, ठीक, फॉर्मूला होता है I इनटू जिसमें निकालना है उसका रेजिस्टेंस नहीं, सामने वाले का रेजिस्टेंस R2 बाय R1 प्लस R, और इसमें कितना जाएगा 3I बाय 4। मतलब इस बार करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा, इस वाले वायर में करंट जाएगा I बाय 4, और इस वाले वायर में करंट जाएगा, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, इधर जाएगा 3I बाय 4 और इधर जाएगा I बाय 4। अब यह सुनिएगा, अगर हम लोग इस वाले वायर के वजह से सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लिखे हैं, इस पॉइंट किधर की तरफ होगा, तो थंब ले गए, पाम बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इस पॉइंट पे डॉट में होगा, इसको हम लोग 1 नाम दे रहे हैं, तो B1 जो होगा वो डॉट में होगा, और कितना होगा, ये डिस्टेंस तो R है, A बाय 2, वो तो सबके लिए A बाय 2 ही होता है, तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई R, करंट म्यू नॉट I यहां कितना है 3I बाय 4, तो 3I और इसका 4 हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी क्या होता है फॉर्मूला में, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो साइन 45 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, इतना मैग्नेटिक फील्ड डॉट में, ठीक। अब इसकी वजह से लिए, इसकी वजह से देखिए थंब क्रॉस में, इसकी वजह से भी क्रॉस में, और ये ऐसे घूम के आ रहा है, देखिए थंब ऐसे लेके क्रॉस में, ठीक है, ये ऐसे है, जिधर जिधर पॉइंट है उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, थंब ले गए टैप टैप अंदर, ऐसे थंब ले गए टैप टैप अंदर, इस वाले में करंट इधर जा रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है करंट ऐसे जा रहा है, तो थंब ले गए टैप टैप अंदर। तो अभी हम लोग पहले इसके वजह से लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जब सिर्फ इसके वजह से लिखोगे तो आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, म्यू नॉट करंट है I बाय 4, ऐसा लिखता है ताकि आपको सेम दिखे, सेम दिखे, उसको B2 लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I बाय 4, ठीक है, इनटू 4 पाई R, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R होता है, ये फॉर्मूला होता है,
इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 तो 1/√2 दोनों के लिए है। इसके वजह से लिखे, इसके वजह से भी इतना ही होगा, इसके वजह से भी इतना ही होगा, तो सामने क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 3, और ये किसमें है, ये क्रॉस में। अब जरा दोनों मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, ये जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही यहां भी लिखा हुआ है, दोनों अपोजिट में है। तो इस पॉइंट को आगे से हम लोग नोट करके याद रखेंगे, और इसे स्क्वायर के लिए नहीं, किसी भी सिमेट्रिकल प्लेनर लूप के लिए वैलिड। फॉर एनी सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब रेक्टेंगल नहीं, सिमेट्रिकल का मतलब मैं लिख दे रहा हूं, सिमेट्रिकल का मतलब हो गया सर्कल, स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, या रेगुलर पॉलीगन, या रेगुलर पॉलीगन जैसे हेक्सागन, इसका एग्जांपल हो सकता है हेक्सागन, हेक्सागन में 6 होता है, पेंटागन, यानी पेंटागन में अगर आप करने जाओगे तो ऐसा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एक सवाल किए थे पेंटागन का, क्योंकि पेंटागन कुछ ऐसा दिखता है, और अगर ये पेंटागन दे दे और इस पॉइंट पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो जल्दी बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर आप यहाँ से करंट घुस रहा है और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, और आप सोचेंगे कि आप सबके वजह से सिर्फ लिख करके निकाल लें, तो पेंटागन में एंगल्स बहुत खतरनाक होता है, 72 डिग्री होता है, तो लिखते लिखते आपका हालत खराब हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, करंट इन कर रहा है, करंट आउट हो रहा है, बताइए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? द आंसर विल बी 0। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। So for any symmetrical loop in which, और ये लूप कैसा होना चाहिए? 2D में होना चाहिए, 3D में नहीं होना चाहिए। In which current is entering as well as exiting, the magnetic field at center will be 0. The magnetic field at center will be 0. ये पॉइंट हम लोग आगे से ध्यान में रखेंगे, इस पे सवाल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, और ये हमारे नीट और जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में से है। हम लोग वापस सवाल पे चलते हैं, लेकिन इस सवाल में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या किया गया हमसे? ये जो सवाल है, ये सवाल जो हमसे पूछा गया है, इसमें सेंटर पे नहीं पूछा, इसने एक अजीब से पॉइंट पूछा, लेकिन अब फिर भी आप इस पॉइंट पे भी आप अब निकालने के सक्षम हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए पहले हम लोग इस वाले वायर की वजह से निकालते हैं। हम लोग इस पॉइंट को मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। आप चाहें तो इस वायर को अलग से दिखा करके निकालने का प्रयास कर सकते हैं। ये वायर हो गया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I/2, मैं इस वाले वायर पे दिखा रहा हूं, और हमें इस पॉइंट P पे निकालना है, जिसका यहां से डिस्टेंस कितना है? A/4 है, और इसके दो एंड हैं, ये एंड, ये एंड, ठीक है। और दोनों एंगल इक्वल ही होगा, थीटा थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो पहले इसकी वजह से किधर होगा? आउट में होगा, डॉट में होगा। कितना होगा? तो अगर मैं B1 कहूं इसको, तो इसको हम लोग 1 कह रहे हैं, तो इसकी वजह से होगा μ0 I/2, करंट I/2 हो गया, μ0 I/4 पाई r होता है फॉर्मूला, तो 4 पाई r की जगह कितना है? A/4 इनटू sin θ1 प्लस sin θ2, तो दोनों थीटा बराबर ही होगा, दोनों थीटा बराबर ही होगा। तो आप चाहे तो इसको भी थीटा और इसको भी थीटा लिख सकते हैं, तो 2 sin θ होगा, 2 sin θ होगा। और sin θ कितना होगा इस ट्रायंगल से? तो ये थीटा है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि है A/2, पूरा लेंथ A है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा? A/2, इसी बात को वहां लिखा है। और ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √A² प्लस A²/16, A/4 है, उसका स्क्वायर A²/16, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √5A/4।
तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर a/2 डिवाइडेड बाय ये, तो a/2 डिवाइडेड बाय √5a/4, a कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/√5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/√5। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 कटा, इस 2 से ये 2 कटा, तो सिर्फ 2/√5 बचा। तो b1 का वैल्यू हो जाएगा 2 म्यू नॉट i बाय √5 पाई a, ये b1 होगा। और किधर की तरफ होगा, हम लेंगे तो डॉट, इसकी वजह से भी डॉट में होगा, इसके वजह से भी क्या होगा, डॉट में होगा। लेकिन देखिए ये वाला और ये वाला सिमेट्रिकल है, ये वाला और ये वाला सिमेट्रिकल वाला है। ये पॉइंट का जितना डिस्टेंस इससे है a/2 उतना ही डिस्टेंस इससे है ना। जितना एंगल इसका इधर वाला होगा उतना ही एंगल इसका इधर वाला होगा, जितना एंगल इसका इधर वाला होगा उतना ही एंगल इधर वाला होगा। और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से अलग अलग होगा। इसके वजह से क्रॉस में होगा और इसके वजह से, तो ये जो b1 सॉरी इसको b2 कह लेते हैं और इसकी वजह से कह लेते हैं b3, दोनों एक दूसरे क्या कर लेगा, कैंसिल आउट कर देगा। ठीक, तो आपको सिर्फ अब इसके वजह से लिखना है। इसमें करंट I/2 है और ये लेंथ कितना हो जाएगा 3a/4, ये a/4 है, पूरा लेंथ a है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 3a/4। और फिर ये एंगल्स उसी तरह आप निकाल करके दिखा सकते हैं। तो हम निकाल के दिखाते हैं आप लोग को, या निकाल लेंगे आप लोग, निकाल के दिखाते हैं हम। ये मान लीजिए वायर है वो वाला, I/4 करंट इसमें फ्लो कर रहा था। ये वो पॉइंट है जिसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है 3a/4, जिसको आप r कहते हो, वो दिया हुआ है। और ये दोनों पॉइंट से एंगल θ1 θ2 होगा। दोनों पॉइंट से एंगल कितना होगा θ1 θ2, दोनों बराबर ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट इनटू करंट जो कि है I/4 डिवाइडेड बाय 4 पाई r, और r का वैल्यू कितना है 3a/4 इनटू sin θ1, तो sin थीटा प्लस sin थीटा, तो सीधा थीटा से उसमें कुछ कटेगा। देखिए इस 4 से ये 4 कट गया, तो b का वैल्यू कितना हो गया म्यू नॉट I/12 पाई इनटू 2 sin थीटा, 2 इनटू sin थीटा। अब देखिए ये वाला लेंथ 3a/4 है और ये वाला लेंथ कितना है a/2 है, ये एंगल थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा √a²/4 प्लस ये हो गया 9a²/16। ठीक है, 3a/4 का स्क्वायर 9a²/16। एलसीएम ले लिए तो 16 का रूट हो गया 4, ये अंडर रूट ये हो गया 4a² प्लस 9, तो 13a²। ठीक है, √13a/4, तो ये हो गया इसका वैल्यू। तो sin थीटा वापस से इस ट्रायंगल से निकालिए, sin थीटा, तो ये हो गया a/2 जो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज √13/4 इनटू a कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/√13, कितना हो जाएगा 2/√13। तो ये कुछ कटेंगे क्या, ये 2 2 4 4 से 12 3 बार में कट गया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसको आप B4 कह सकते हैं, इस B4 का वैल्यू आ गया म्यू नॉट I/3√3 पाई। और किधर की तरफ, इसमें करंट ऐसे है, हम ले गए तो इस पॉइंट पे क्रॉस में होगा, ये B4 क्रॉस में, और हमने B1 निकाला था, ये वाला B1 कितना आया था 2 म्यू नॉट I/√5a, 2 म्यू नॉट I/√5a। तो B1 कितना आया था 2 म्यू नॉट I/√5 डॉट। तो डॉट वाले को आप जे कैप कहते हैं, उसको क्रॉस वाले को माइनस जे कैप कहते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये जे कैप हो गया और ये माइनस जे कैप, तो
तो क्या लिखेंगे, जो कॉमन है पहले कॉमन निकाल लीजिए। म्यू नॉट आई बाई पाई ए हमारा कॉमन हो गया, जे कैप पे कितना बचा 2/√5 जे कैप, ये बना है 2/√5 जे कैप माइनस क्या बचा 1/√13 जे माइनस जे कैप था इसलिए माइनस बना देंगे। जे कैप को आप बाहर भी लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट आई बाय पाई ए इंटू 2/√5 माइनस 1/√13 ये आंसर होगा। ठीक है, अच्छा इस लूप में i/2 का इनफ्लो करेगा, हम गलती से i/4 लिख दिए। हाँ सॉरी यार गलत हो गया, ये तो i/2 का इनफ्लो हो रहा था। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये i/4 की जगह 2 हो गया, तो यहाँ 4 की जगह 2 हो जाएगा, तो जो हम लोग 12 लिखे थे यहाँ 6 हो जाएगा ना, और ये 6 हो जाएगा, तो एक 2 से 3 बार में कटेगा, एक 2 यहाँ बचा रह जाएगा, यही ना खाली, मतलब यहाँ एक 2 बचा रह जाएगा, तो यहाँ भी एक 2 हो जाएगा, यहाँ भी एक 2 हो जाएगा, और आप उस 2 को भी आप कॉमन लेने की स्थिति में होंगे। ठीक है, देख लो एक बार, आंसर यही है ना, क्या ये ना। एक सवाल हम लोग और करते हैं आज, और ये सवाल भी मेरा अच्छा सवाल है, ये आखिरी सवाल कि एक रेगुलर पॉलीगन है एन साइड का, एन साइड का पॉलीगन है, मतलब 4 का होता तो हम लोग रेक्टेंगल बना लेते, 3 का होता तो ट्रायंगल बना लेते, 5 का होता तो पेंटागन, 6 का होता तो हेक्सागन, लेकिन ये एन साइड का पॉलीगन है, पता नहीं कैसे बनाएंगे हम लोग उसको बनाने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, हम लोग एन साइड का एक पॉलीगन का सिर्फ एक टुकड़ा दिखा रहे हैं, एक टुकड़ा ऐसा होगा, बाकी ये इस तरह से कितने साइड के बने होंगे अभी नहीं पता, लेकिन उनमें से एक टुकड़ा ये है, और लोग इसी टुकड़े का चर्चा अगर कर लें तो हमें पता है कि भाई इस टुकड़े के वजह से जितना होगा सेंटर पे, बाकी के वजह से भी उतना ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है ना, सिमेट्रिक वजह से सबके वजह से उतना ही होगा। जैसे भाई अगर एक स्क्वायर लें और सेंटर पे पूछे एक के वजह से जितना होगा, दूसरे के वजह से भी उतना ही होगा, अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है, सब कुछ सेम है, तो हम लोग एक की वजह से निकालेंगे। क्वेश्चन ये है, ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड इज फॉर्म्ड बाय a wire by bending a wire of total length 2πr। एक वायर है 2πr लेंथ का, उसको हमने मोड़ा और मोड़ करके एक रेगुलर पॉलीगन बना दिया एन साइड का। तो अगर मैं पूछूं कि सिर्फ इतना बड़ा का लेंथ कितना होगा, तो आप कहेंगे टोटल लेंथ 2πr है सर, उसको एन साइड में डिवाइड करना है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 2πr बाय n हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये लेंथ कितना हो जाएगा 2πr बाय n हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, इसमें करंट स्मॉल आई है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर ऑफ पॉलीगन पे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम लोग को ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, ये r कितना होगा, और हमें ये एंगल भी चाहिए होगा, दोनों एंड से एंगल, दोनों एंड से एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इसको थीटा कहते हैं, तो बाय सिमेट्री से ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अब सोचिएगा मैं थीटा कैसे बता रहा हूं आपको, कोई भी पॉलीगन के सेंटर पे टोटल एंगल तो 2π होता है, और अगर 4 साइड का है रेक्टेंगल स्क्वायर है, तो 4 से डिवाइड कर दिए 2π को, मतलब 360 को 4 से, तो 90 डिग्री बनाता है। आप एक साइड जानते हैं कि 90 डिग्री बनाता है स्क्वायर का। वैसे ही अगर n साइड का पॉलीगन है, तो सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनाएगा 2π बाय n, सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनाएगा 2π बाय n, मतलब ये पूरा एंगल 2π बाय n होगा, तो सिर्फ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पाई बाय n। क्या कहे, पूरा एंगल सेंटर पे कितना होगा 2π, टोटल एंगल ऑन सेंटर ये है 2π, तो एक साइड का एंगल 2π बाय n, और वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, ये साइड यहां से यहां तक है, इसके दो पार्ट में है, देखिए ये ऐसे और ये बीच का सेंटर है, ये लाइन, तो ये दोनों एंगल है, तो एक थीटा कितना होगा पाई बाय n। इसको हम थोड़ा सा साफ से बनाएं तो ज्यादा क्लियर होगा, इसको हम थोड़ा सा साफ से बनाएं। ये देखिए एक वायर है, ये वो वायर है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये पूरा लेंथ कितना है 2πr बाय n, ये वो सेंटर है। इस लेंथ को हम लोग ये r से नहीं लिख रहे हैं, कैपिटल R लिख देते
हैं क्योंकि आर ऑलरेडी सिंबल यूज्ड, कैपिटल आर से लीडर है। और ये वाला जो एंगल है थीटा वो हम लोग को पता चल गया, ये थीटा कितना है पाई बाय एन। इस तरह यहाँ के लिए भी जो थीटा है वो हम लोग पता चल गया पाई बाय। हम लोग ये कैपिटल आर निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग को ये लेंथ पता है भाई, पूरा लेंथ है 2 पाई आर बाय एन, तो ये लेंथ कितना होगा पाई आर बाय एन होगा। और इस ट्रायंगल से अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें इस ट्रायंगल में तो क्या लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू ये हो गया परपेंडिकुलर पाई स्मॉल आर बाय एन इनटू कैपिटल आर। तो यहां से आप कैपिटल आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपिटल आर क्या हो जाएगा पाई आर बाय एन tan थीटा, पाई आर बाय एन tan थीटा, पाई स्मॉल आर बाय एन tan थीटा। ठीक है, अब इस वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड लिखने में हम लोग सक्षम होंगे? मैग्नेटिक फील्ड अब लिख सकते हैं आप, लिखिए मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर का वैल्यू कितना है यहाँ कैपिटल आर। स्मॉल आर मतलब ये सेंटेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि कैपिटल आर है, इसका वैल्यू यहाँ पे पाई आर बाय एन थीटा, पाई आर बाय एन थीटा, तो एन थीटा हमारा ऊपर चला गया। ठीक है, इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो उसके बदले में क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा। ये एक वायर की वजह से हुआ, ऐसा ही दूसरे वायर की वजह से भी होगा, सेम डायरेक्शन। तो हम ऐसे लेकर टप टप अंदर, इसके वजह से भी अंदर, सबके वजह से अंदर होगा। तो टोटल के लिए आप क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, पी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सेंटर पे, B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा सजा के लिख दे रहे हैं हम लोग। तो n इंटू एन हो गया n स्क्वायर इंटू म्यू नॉट आई अपॉन, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 पाई स्क्वायर इंटू आर इंटू tan थीटा इंटू साइन थीटा, और थीटा कितना है पाई बाय एन, तो tan पाई बाय एन इंटू साइन पाई, याद रखिएगा न्यूमरेटर में ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट और पूछा है कि इसी एक्सप्रेशन को डिड्यूस करिए फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अगर n का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। आप सोच के देखिए, बताइए अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है इसका n इनफाइनाइट हो जाए, बहुत सारे n हो, तो किसके साथ दिखने लगेगा, एक सर्कल जैसा, और पूरा लेंथ देखिए 2 पाई r है, तो इसका सर्कमफरेंस लिखा हुआ है 2 पाई r, मतलब स्मॉल r क्या हो जाएगा उसका रेडियस हो जाएगा। ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, किसी सर्कल के इसका रेडियस r है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, और यही आएगा। इसको प्रूफ करने का एक तरीका यह भी है, किसी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r होता है। यहाँ लिख रहे हैं, अगर कोई सर्कल है, कंक्लूजन हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ इस क्वेश्चन के हेल्प से। क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर कोई सर्कल है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, जिसका रेडियस r है, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर की तरफ होगा, तो इसके लिए लूप रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब कर्ल को इस बार करंट घूम रहा है, तो कर्ल जिधर है करंट उधर ही घुमाएगी। कर्ल ऐसे घुमाए, थंब आया अंदर की तरफ, ऐसे कर्ल घुमाए, देखिए थंब आया अंदर की तरफ, मतलब इस सारे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, क्रॉस में होगा। और बाहर में बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट में। और ये कितना होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग अभी देखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 2r आता है, म्यू नॉट आई बाय 2r आता है, म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इसका एक तरीका जो प्रूफ करने का है वो ये है कि आप समझ सकते हैं कि एक सर्कल जो है वो n साइडेड पॉलीगन है, n साइडेड पॉलीगन है, इसका टोटल लेंथ 2 पाई r है और n का वैल्यू क्या है इनफाइनाइट। तो अगर इस फॉर्मूले में n का वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दे तो हम लोग उस आंसर तक पहुंच पाएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट हम लोग याद करेंगे। तो हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लिमिट याद करेंगे। हम लोग लिमिट में एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू अगर 0 होता है तो sin x बाय x, जो यहां लिखा है वही यहां लिखा होना चाहिए, sin x बाय x वो क्या होता है 1। और बिल्कुल ऐसा ही इसके लिए भी होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाय x इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले को एक फॉर्म में और लिखते हैं, अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो
तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, x का रेसिप्रोकल होगा 1/x, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। तो लिमिट 1/x टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर है तो साइन 1/x बाय, इसको ऐसे लिखते हैं, एक काम करते हैं इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको ऐसा लिखें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 सॉरी x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन 1/x बाय 1/x, ये भी 1 ही होता है। ये फार्मूला और ये फार्मूला बिल्कुल एक ही जैसा है। अगर आप 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है अपॉन 0, 0/0 इनडिटरमिनेट टर्म होता है, तो 0/0 का यहाँ पे 1 होता है लिमिट। ये क्यों होता है, इसका भी रूल है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डिराइव करते हैं इसको। अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, अगर आप यहाँ इंफिनिटी रखें तो 1/∞ क्या आएगा 0, और यहाँ भी 1/∞ 0/0 का फॉर्म आया साइन में, तो इसका आंसर 1 होता है। सेम बात tan के लिए भी वैलिड होगा, इसी में अगर tan का फॉर्मूला हो तो ये भी 1 होगा। यही बात हम लोग इस एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, इस एक्सप्रेशन में यही बात हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में हम लोग ये बात यूज कर रहे हैं। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को सामने रख लिए और इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब लोग इसमें सेकंड पार्ट लगा रहे हैं, फॉर n टेंडिंग टू इंफिनिटी। n टेंडिंग टू इंफिनिटी में देखिए फॉर्मूला में कहता है कि साइन अगर 1/x है तो नीचे भी 1/x होना चाहिए, तभी ऐसा लिख सकते 1। ये देखिए यहाँ थोड़ा डिवाइड नहीं था, ये तो ऐसे लाइन लग गया, ये डिवाइड नहीं है। हम लोग इस फॉर्मूले को लिखते हैं थोड़ा एक बार सही से, p = n² इंटू μ0 I इंटू tan π/n इंटू sin π/n अपॉन 2π² r लिखा हुआ। हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ क्या कर दे रहे हैं, π/n 2 बार लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं, और बाकी n² से और लिख दिए बगल में, ताकि ये n² कट गया, π² कट गया। भाई कोई टर्म तो आप ऐसे लिख नहीं सकते हैं, हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं π/n इंटू π/n, मतलब π²/n², यहाँ पे कुछ नहीं था 1 था, तो हमने क्या लिखा π²/n² इंटू n² कट के 1, कुछ नहीं था 1 था, उसकी वजह से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। अब फॉर्मूला लिखिए, अब आप फॉर्मूला लगाने के काबिल हो गए, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा tan π/n बाय π/n, जिसे बिल्कुल जैसा टर्म यहाँ लिखा वैसा ही टर्म यहाँ लिखा होगा, बिल्कुल वैसा ही बात यहाँ के लिए भी है, और ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ये वैल्यू भी 1 × 1 हो जाएगा। और बाकी जो ये देखिए π² है, इस π² से ये π² कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला n² से ये वाला n² कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बचेगा आपके पास, μ0 I बाय, ये किसी सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। लेकिन ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ था कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हमने पहले पॉलीगन का हेल्प लिया, फिर लिमिट का हेल्प लिया, फिर सॉल्व किया, इसलिए स्कूल में ऐसे प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, उसके लिए अलग से बायट-सैवर्ट लॉस हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे अगली क्लास में। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का महत्व, ये कंक्लूजन आप समझ पाएंगे कि कोई पॉलीगन जो है n साइड का, वही अगर n इनफाइनाइट हो जाए तो क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। और अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किसी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 I बाय 2r होता है। और उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है, डायरेक्शन यूजिंग लूप रूल, डायरेक्शन यूजिंग लूप रूल। और लूप रूल क्या कहता है, लूप रूल कहता है कि इस बार कर्ल किधर की तरफ जाएगा, करंट की तरफ। जैसे करंट घूम रहा है वैसे ही आप अपने राइट हैंड का कर्ल किधर घुमाइए, करंट की तरफ। जो थंब होगा वो आपको B का डायरेक्शन बताएगा, तो कर्ल ऐसे घुमाए, थंब अंदर की तरफ, मतलब अंदर में, क्रॉस में, इस वाली रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगा, इसके बाहर डॉट में होगा। अगर ऐसे ये करंट कैरिंग लूप है, यहाँ पे पूछें तो कर्ल ऐसे घुमाए, थंब डॉट में आया, मतलब इसके अंदर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड।
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट में होगा, यहाँ 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 सब जगह। और अगर यहाँ पूछेंगे तो कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ किए कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, एट सेंटर ऑफ सर्कुलर, और उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2r। निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए लूप रूल का इस्तेमाल करना है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर करें, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप ध्यान में लाएं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर कोई करंट कैरिंग नहीं होता था, चार्ज कैरिंग रिंग होता था, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्योंकि आप सिंपल समझ सकते हैं, अगर हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ कंसीडर करें, तो इस छोटे से चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव से दूर। ऐसा ही छोटा सा एलिमेंट यहाँ कंसीडर करेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सिमिलरली सब कैंसिल कर लेगा। तो किसी लूप के सेंटर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 0 होता था, जबकि मैग्नेटिक्स में ऐसा नहीं है। किसी करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है। और करंट कैरिंग लूप का मतलब कुछ नया नहीं है। देखिए यही चार्ज रिंग को अगर मैं घुमा दूं, इसी चार्ज रिंग को क्या करूं, घुमा दूं, तो ये चार्ज चलने लगेंगे अब, और वही करंट है। तो जब ये चार्ज रुका हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहे थे सब चार्जेस की वजह से, लेकिन नेट कितना हो जाता था। और जब यही चार्ज रोटेट करने लगा तो करंट हो गया, और उसकी वजह से अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन इस पॉइंट पे अब क्या क्रिएट हो गया, और पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, जब ये चार्जेस रुके हुए थे तब करंट नहीं होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जब चार्जेस मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।